दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, आज अपने इस कार्यक्रम में मैं आपको एक अखबार की कुछ खबरें पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मुझे यकीन है कि इन खबरों को सुनकर आप हिल जाएंगे। ये खबरें हिंदी के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित अखबारों में से एक नवभारत टाइम्स की खबरें हैं, जो पहले पन्ने से 8वें पन्ने तक फैली हुई हैं। नवभारत टाइम्स का मेरे लिए बड़ा महत्व है। मेरा बचपन और मेरी किशोर वय नवभारत टाइम्स जैसे अखबारों को पढ़ते हुए ही गुजरी है। ये खबरें बताती हैं कि खुद को हिंदुत्ववादी कहने वाले मौजूदा निजाम ने सारे देश में किस तरह से नफरत की आग फैला दी है। हमारे सहनशील, एक दूसरे से सहयोग करने वाले, भाईचारे से भरे हुए और अहिंसा परमो धर्मा का उपदेश कहने और सुनने वाले देश को किस कदर नफरती और हिंसक बना दिया गया है। आइए पहले नवभारत टाइम्स की खबरों का पाठ कर लिया जाए। उसके बाद इस समस्या से संबंधित तथ्यों और उसके कारणों पर चर्चा की जाएगी। सोमवार 29 दिसंबर के नवभारत टाइम्स के पहले पन्ने की लीड यानी मुख्य समाचार क्या कहता है? बड़ी बड़ी सुर्खियों में इस अखबार ने शीर्षक दिया है, ये किस राह पर जा रहे हैं हम। एक बार फिर सुनिए शीर्षक को, ये किस राह पर जा रहे हैं हम। नीचे दूसरा छोटा शीर्षक है, पिता बोला, कहता रहा, यानी उसका बेटा कहता रहा, इंडियन हूं फिर भी मार डाला। फिर खबर शुरू होती है। खबर देहरादून की है। उत्तराखंड के देहरादून में कथित रूप से नस्ली टिप्पणियों के बाद त्रिपुरा के एक मेडिकल स्टूडेंट एंजल चकमा की हत्या कर दी गई। स्टूडेंट के पिता तुरुम प्रसाद चकमा सेना के जवान हैं। उन्होंने पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया और बताते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा, बेटा किसी झगड़े या विवाद के इरादे से नहीं बल्कि सब्जी लेने बाजार गया था। वहां उसने अपने ऊपर नस्ली गालियों का विरोध किया। इस पर उसकी बड़ी बेरहमी से जान ले ली गई। वो कहता रहा कि मैं इंडियन हूं, फिर भी उसकी हत्या कर दी गई। तरुण प्रसाद चकमा ने बताया कि मार्केट में दो बाइक दो बाइकों पर सवार लोग आए और मेरे बेटे पर चीनी और मोमो जैसे नस्ली कमेंट करने लगे। मेरे बेटे ने इसका विरोध करते हुए कहा कि हम भारतीय हैं, हमें इस तरह क्यों बोला जा रहा है। इसी बात पर उन्होंने उस पर हमला कर दिया। पिता के मुताबिक हमलावरों ने चाकू से एंजल के सिर और गर्दन पर कई वार किए। उसे बेरहमी से पीटा गया। पिता ने बताया कि जब मुझे फोन आया तो मैं तुरंत देहरादून के अस्पताल पहुंचा। मेरा बेटा आईसीयू में भर्ती था। हमने कोशिश की लेकिन हम उसे बचा नहीं पाए। तरुण प्रसाद चकमा ने उत्तराखंड पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि घटना के वक्त पुलिस ने अगर समय पर मदद की होती तो शायद मेरा बेटा आज जिंदा होता। उन्होंने आगे कहा कि मैं नहीं चाहता कि उत्तर पूर्वी भारत का कोई भी बच्चा या स्टूडेंट ऐसी स्थिति से गुजरे। यह सिर्फ मेरे बेटे की ही नहीं, पूरे देश की समस्या है। अब नवभारत टाइम्स ने इसके ऊपर एक बड़ी उल्लेखनीय टिप्पणी भी की है। मैं उस टिप्पणी को भी आपके सामने रखना चाहता हूं। नवभारत टाइम्स लिखता है, त्रिपुरा के एमबीए स्टूडेंट की देहरादून में हत्या किसी भी देशभक्त का सीना तार तार कर दे। लेकिन देशभक्ति की परिभाषा ही बदली जा रही है तो क्या उम्मीद की जाए। तरक्की दिखाने के लिए हम चांद को चूमना चाहते हैं, लेकिन जो दाग भी छोड़ सकते हैं जिससे धरती फट जाना चाहे। क्षेत्र, भाषा या रूप रंग से परे हर भारतीय सम्मान और सुरक्षा का हकदार है। इसके लिए जागरूकता और सख्त कानूनी कार्रवाई दोनों जरूरी है। दोस्तों, इस तरह की खबरें आज के नवभारत टाइम्स में केवल देहरादून की इस दर्दनाक खबर तक ही सीमित नहीं है। और सुनिए, वाराणसी में वाराणसी में जापानी टूरिस्ट से बदसलूकी, माफी भी मंगवाई गई। वाराणसी घूमने आए जापानी पर्यटकों के साथ बदसलूकी का एक मामला सामने आया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। घटना दशाश्वमेध घाट पर हुई। वीडियो में कुछ लोग जापानी परिवार पर गंगा पानी को गंदा करने का आरोप लगाते हुए अभद्रता करते हुए दिख रहे हैं। पर्यटक दल ने उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगी, लेकिन लोग उन्हें लगातार बुरा भला कहते रहे। अब एक और खबर सुनिए। छात्रा की बर्थडे पार्टी में मुसलमान दोस्तों की मौजूदगी पर हंगामा।
पुलिस ने मुस्लिम लड़कों और कैफे कर्मचारी का ही कर दिया चालान। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक कैफे में नर्सिंग छात्रा की बर्थडे पार्टी के दौरान मुस्लिम युवकों की मौजूदगी के खिलाफ हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। पुलिस के अनुसार ये घटना प्रेमनगर इलाके के द डैन कैफे एंड रेस्तरां में शनिवार रात हुई। पार्टी में करीब 10 लोग मौजूद थे, जिनमें 6 लड़कियां और 4 लड़के शामिल थे। 4 लड़कों में से 2 शान और वाकिफ मुसलमान थे। पुलिस ने बताया कि मुसलमान युवकों की मौजूदगी को लेकर कुछ हिंदू संगठनों के सदस्य कैफे पहुंच गए। उन्होंने नारेबाजी और हंगामा किया। इस दौरान एक मुस्लिम युवक और बीच बचाव करने आई छात्रा के साथ मारपीट भी की गई। दोस्तों, इस समय स्थिति यह है कि देश भर में नफरती घटनाएं, जिनको हम लोग हेट क्राइम्स और हेट स्पीच के नाम से भी जानते हैं, उनमें बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी हुई है। ये घटनाएं धार्मिक अल्पसंख्यकों, मुख्य रूप से मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ हैं। यह निष्कर्ष स्वतंत्र संगठनों की रिपोर्ट से निकलता है, क्योंकि सरकारी स्तर पर हेट क्राइम्स को अलग से ट्रैक नहीं किया जाता। सरकार ने हेट क्राइम्स को दरअसल अपराध मानना ही बंद कर दिया है, इसलिए सरकार उनके आंकड़े भी नहीं देती। केवल पिछले महीने में नवंबर-दिसंबर 2025 में भारत में नफरती या सांप्रदायिक हिंसा की प्रमुख घटनाएं मुख्य रूप से मॉब लिंचिंग और निशाना बनाकर किए गए हमलों के रूप में दर्ज की गई हैं। ये घटनाएं अक्सर प्रवासी मजदूरों, धार्मिक और नस्ली पहचान या बांग्लादेशी घुसपैठिया होने के शक से जुड़ी होती हैं। अब एक और बहुत दिल हिला देने वाली घटना हुई, मैं उसका भी आपके सामने जिक्र करूंगा। ये 17 दिसंबर को हुई थी। ये केरल की घटना है। केरल के पलक्कड़ जिले के वायलार इलाके में 17 दिसंबर को रामनारायण बघेल की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। इस घटना ने देश भर में हेट क्राइम और प्रवासी मजदूरों के खिलाफ हिंसा के मुद्दे को फिर से उजागर किया है। पलक्कड़ जिले के वायलार में छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूर, जो 31 साल के थे, रामनारायण बघेल को भीड़ ने चोरी के संदेह में पीटना शुरू कर दिया। उनके पोस्टमार्टम में उनके शरीर में 80 से ज्यादा चोटें मिली। भीड़ ने कहा कि वो बांग्लादेशी है और उसको बांग्लादेशी कहकर निशाना बनाया गया। हालांकि वो बांग्लादेशी नहीं था, उसके नाम से ही जाहिर है कि वो हिंदू था। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इसे नफरत से प्रेरित विचारधारा का परिणाम बताया है और कहा है कि जो आरोपी हैं हत्या करने वाले, वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे। केरल में इस दशक की ये 5वीं घटना है। पुलिस ने कई गिरफ्तारियां की हैं, लेकिन इस घटना का ब्यौरा देखिए। रामनारायण शाम को काम से लौट रहे थे, रास्ता भटक गए और एक गांव में चले गए। स्थानीय निवासियों ने उन्हें संदिग्ध मानकर रोका। वीडियो फुटेज में दिखता है कि हमलावरों ने उनसे पूछा, क्या तुम बांग्लादेशी हो? रामनारायण हिंदी बोल रहे थे, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें बंगाली बोलते हुए मान लिया गया। कोई चोरी का सबूत नहीं मिला, उनके पास सिर्फ एक मोबाइल फोन और कुछ पैसे थे। फिर उन्हें बांध दिया गया और लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। यह घटना बीजेपी आरएसएस की बांग्लादेशी घुसपैठियों वाले नैरेटिव से जुड़ी हुई मानी जा रही है, जो केरल में चुनावी परिणामों के बाद और मजबूत हुई है। केरल मुख्य तौर पर सामाजिक सद्भाव के लिए जाना जाता है। अब प्रवासी मजदूरों, खासतौर से उत्तर भारत के आने वाले प्रवासी मजदूरों के खिलाफ केरल में हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। अब एक और घटनाक्रम मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। उड़ीसा में बालासोर के रेलवे स्टेशन पर कुछ नकाबपोश गुंडों ने प्रवासी मजदूरों को जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया। उनके आधार कार्ड चेक किए और उनके साथ मारपीट की। ये नकाबपोश थे, ये कोई पुलिस वाले या सरकारी कर्मचारी नहीं थे जो आधार कार्ड चेक कर रहे थे। वीडियो वायरल होने पर मुसलमान समुदायों में डर फैल गया। यह एक नस्ली हिंसा का मामला माना जा रहा है और इसमें भी लोगों के धर्म को लक्ष्य बनाकर, निशाना बनाकर हिंसा की गई है। उड़ीसा में संबलपुर की घटना, पश्चिम बंगाल के मुस्लिम मजदूर जुएल शेख को बांग्लादेशी मानकर उनकी लिंचिंग कर दी गई। उनको पीट पीट कर मार डाला गया। पहले उनसे आधार मांगा गया, फिर लाठी डंडों से हमला करके उनकी प्राण ले लिए गए। 6 लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन कुल मिलाकर यह घटना भी एक तरह की नस्ली और धार्मिक आधार पर की गई हिंसा की घटना है। तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर में दिसंबर के आखिरी हफ्ते में, यानी अभी कुछ दिन पहले ही, मध्य प्रदेश के मजदूर सिराज पर 4 नाबालिगों ने हंसिया से हमला कर दिया। ट्रेन में उन नाबालिगों ने उस मजदूर को पकड़ा, उसे धमकी दी, फिर सुनसान जगह पर ले गए और वहां पर बर्बरता की।
पूरा वीडियो बनाया गया, वो वीडियो वायरल हुआ है और वीडियो उनकी हत्या करने के बाद वो नाबालिग एक विक्ट्री साइन बनाते हुए देखे गए। एक संगठन है इंडिया हेट लैब। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हेट स्पीच की घटनाएं 1165 दर्ज की गई, जो 2023 के 668 से 74% अधिक है। केवल एक साल में आप देखिए कितनी बड़ी बढ़ोतरी हुई। इनमें से ज्यादातर में मुसलमानों को निशाना बनाया गया है और कई घटनाएं चुनाव अभियान के दौरान ही हुई हैं। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेकुलरिज्म की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में 59 सांप्रदायिक दंगे हुए थे सारे देश में, जो 2023 में हुए 32 सांप्रदायिक दंगों से 84% अधिक है। इनमें 13 मौतें हुई, जिसमें 10 मुसलमान शामिल हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित रहे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। 2024 में मॉब लिंचिंग की, यानी भीड़ द्वारा पीट पीट कर मार डालने की 13 घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें 11 लोग मारे गए, जो 2023 से तो कम है, लेकिन ये सिलसिला लगातार जारी है। जून 2024 से जून 2025 तक एपीसीआर क्विल फाउंडेशन की रिपोर्ट में 947 नफरती हिंसा की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें से 602 नफरत आधारित अपराध हैं और 345 नफरती भाषण देने की घटनाएं हैं, जो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले साल में इस प्रकार की घटनाओं में बढ़ोतरी दिखाती हैं। ये घटनाएं अक्सर बीजेपी शासित राज्यों में ज्यादा होती हैं और चुनावी मौकों जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव या धार्मिक उत्सवों के दौरान इनमें बढ़ोतरी हो जाती है। गोरक्षा, लव जिहाद के आरोप लगाए जाते हैं। गो हत्या और लव जिहाद के आरोप लगाए जाते हैं, या विवादित धार्मिक स्थलों के मुद्दों के आधार पर इन घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। आजकल जब से मोदी सरकार ने एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के में घुसपैठियों को हटाने का अभियान चलाया है और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बार बार घुसपैठियों का मुद्दा उठाते हैं, तब से हिंसा के कारणों में घुसपैठिया वाला पहलू बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। भारत की ये नफरती घटनाएं मुख्य रूप से धार्मिक अल्पसंख्यकों, मुसलमानों, ईसाइयों के खिलाफ होती हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और चूंकि सरकार डेटा नहीं देती, सरकार मानती ही नहीं कि नफरती हिंसा अपने आप में कोई अपराध है, क्योंकि खुद गृह मंत्री और प्रधानमंत्री उसमें शामिल नजर आते हैं। और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए दो संगठन, जिनमें बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का नाम प्रमुख है, इन लोगों के ऊपर तो ये इल्जाम है कि ये 80% से ज्यादा घटनाओं में इन लोगों का हाथ होता है। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त हमारा देश किस हालत में है और दरअसल किस मुकाम पर मौजूद है। अल्पसंख्यकों में केवल मुसलमान और ईसाइयों के साथ साथ सिखों के खिलाफ भी नफरती कार्रवाई की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसकी शिकायत अकाल तख्त साहिब पर हुई सिंह साहिबानों की एक बड़ी मीटिंग में की गई। इसमें आरोप लगाया गया कि एक तरफ पुलिस सिखों के खिलाफ सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों पर कार्रवाई नहीं कर रही है, वहीं दूसरी तरफ निहंगों पर छोटी छोटी बातों के लिए केस दर्ज किए जा रहे हैं। तो समस्या बहुत गहरी है। इस देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। मोदी सरकार बार बार विभिन्न तरीकों से इस तरह की मुहिमें चलाती है। पहले तो ये होता था कि सरकारी लोगों पर ये आरोप नहीं लगते थे कि वो लव जिहाद की मुहिम चला रहे हैं। सरकारी लोगों पर आरोप नहीं लगते थे कि ये गोरक्षकों की कार्रवाई में ये लोग शामिल हैं। लेकिन घुसपैठिया वाला मसला एक ऐसा मसला है जो दरअसल सरकार प्रेरित है। देश के दो सबसे शीर्ष राजनेता, जिनके हाथ में देश की सत्ता की बागडोर पिछले 11 वर्ष से है, वो मुतवातिर घुसपैठियों का सवाल उठा रहे हैं। घुसपैठियों की शिनाख्त कर नहीं पा रहे हैं और पूरे देश में सोशल मीडिया के जरिए, खुद इन लोगों के भाषणों के जरिए एक इस तरह का माहौल बनता जा रहा है कि जो व्यक्ति लोगों को अपने जैसा नहीं लगता, यानी उनके जैसी भाषा नहीं बोल रहा है, देखने दाखने में उन जैसा नहीं लग रहा है, यानी अन्य है, अदर है, उसको बड़े आराम से घुसपैठिया करार दिया जा सकता है। घुसपैठिया कौन होगा?
मोटे तौर पर मान लिया गया है घुसपैठिया या तो मुसलमान होगा और बांग्लादेशी होगा। इसीलिए इस प्रकार की घटनाएँ लगातार हो रही हैं और इस प्रकार की घटनाओं के बढ़ने के अंदेशे भी हैं। सरकार की कानों में इस मामले में कोई जू नहीं रह रही। सरकार अपनी तरफ से ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रही कि इस प्रकार का कोई आश्वासन दे या ब्यूरोक्रेसी को, पुलिस को इस प्रकार के निर्देश दिए जाएँ ताकि वो इस मामले में सतर्क रहें। ज़िला ज़िला स्तर पर इस तरह का प्रचार किया जा सकता है कि लोगों को बताया जा सकता है, समाचार माध्यमों द्वारा बताया जा सकता है, पर्चे बाँट के बताया जा सकता है, पोस्टर लगा के बताया बताया जा सकता है कि कौन घुसपैठिया है, कौन नहीं। अगर किसी व्यक्ति पर घुसपैठिया होने का शक है, तो बजाय इसके कि उसके साथ मारपीट शुरू कर दी जाए, उसके खिलाफ अ, थाने में शिकायत दर्ज की जानी चाहिए या इस प्रकार के अधिकारियों को सुनिश्चित किया जा सकता है कि इन अधिकारियों से इस फ़ोन नंबर पर आप कहीं किसी घुसपैठिए के होने की शिकायत दर्ज करें। न सरकार घुसपैठियों की शिनाख्त कर कर पा रही है, न बजरंग दल घुसपैठियों की शिनाख्त कर रहा है, न विश्व हिंदू परिषद घुसपैठियों की शिनाख्त कर रही है और चुनाव आयोग भी घुसपैठियों की शिनाख्त करने में नाकाम है। बिहार में एसआईआर हो चुकी है। कितने घुसपैठिए उन्होंने निकाले उसके अंदर से, ये आज तक नहीं बताया गया है। बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल में भी घुसपैठियों के प्रश्न का प्रचार किया जा रहा है कि बीएसपी कह रही है कि बहुत दिनों से लगातार कुछ घुसपैठिए भाग रहे हैं। तो सीमा के ऊपर बीएसपी का काम बांग्लादे बांग्लादेश के पश्चिम बंगाल के भीतर घुसपैठियों की शिनाख्त करना नहीं है। बीएसपी के जवान सीमा पर तैनात होते हैं और उनका काम सीमा में अगर कोई घुसपैठ कर रहा है तो उनको रोकना, उन्हें गिरफ्तार करना, उन्हें घुसपैठियों के लिए बने हुए शिविरों में डालना या उन्हें वापस बांग्लादेश में भेज देना, ये उनका काम है। उनकी की गई कार्रवाइयों का सहारा लेकर सरकार और चुनाव आयोग ये साबित नहीं कर सकते कि बड़े पैमाने पर एसआईआर की वजह से घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। एसआईआर का काम और चुनाव आयोग का काम घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करना भी नहीं है। उनका काम घुसपैठियों की शिनाख्त करना है और अगर मतदाता सूची में घुसपैठियों के नाम लिखे हुए हैं तो उन नामों को काट देना है। और जब वो शिनाख्त करेंगे उसके बाद फिर गृह मंत्रालय की बारी आएगी। वो उन घुसपैठियों के खिलाफ जो भी कार्रवाई उनके प्रोटोकॉल में दर्ज है, वो कार्रवाई करेगा। तो इस पूरे देश में मिलकर हिंसा की एक ऐसी कॉकटेल तैयार हुई है, जिस कॉकटेल में सक्रिय अपराधी के रूप में बजरंग दल वाले और विश्व हिंदू परिषद वाले हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के सामने या भाजपा के नेताओं के सामने ये समस्या रखी जाती है, तो वो इन बातों का जवाब देने के बजाय ये बताना शुरू कर देंगे कि कांग्रेस के शासनकाल में क्या हुआ था, ममता बनर्जी के शासनकाल में क्या हो रहा है और अखिलेश के शासनकाल में क्या हुआ था, ये बताना वो शुरू कर देंगे। और ये भी बताना शुरू कर देंगे कि कांग्रेस केवल वही मामला उठाती है इसमें किसी मुसलमान की हत्या हो, जब हिंदू की हत्या होती है, तब कांग्रेस में चुप रहती है। तो बजाय इसके कि वो अपने ऊपर लगे हुए आरोपों और अपनी हिंसा रोकने में अपनी अक्षमता और हिंसा को बढ़ाने में अपने योगदान की सफाई दें, उसके बारे में बताएँ, वो दूसरों की तरफ उँगली उठाना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। ये एक बिल्कुल पैटर्न है। जिस तरह इस देश में हिंसा का एक पैटर्न है, उसी तरह उस हिंसा का बचाव करने वाले सरकारी प्रवक्ताओं का एक पैटर्न है। दोस्तों, अब ये समय आ गया है, जबकि सारे नागरिक अधिकार संगठन, तमाम राजनीतिक दल, संसद के भीतर और संसद के बाहर नफ़रती स्पीच, नफ़रती भाषण और नफ़रती हिंसा, इन दोनों के खिलाफ एक कानून बनाने की मांग करें और इस कानून में नफ़रती भाषण और नफ़रती हिंसा और उसके कारणों की विस्तृत व्याख्या होनी चाहिए। अभी तक जितने भी तरह के कारण और जितने भी तरह के लहज़े इस अपराध में शामिल बताए इस अपराध का कारण बने हैं, उन सब की शिनाख्त इस कानून की व्याख्या में होनी चाहिए, ताकि हमारे समाज से इस जो बिल्कुल नया प्रकट हुआ दुर्गुण है, इस दुर्गुण का निवारण किया जा सके। दोस्तों, आज की सीधी बात खत्म करने से पहले मैं आपके चैनल नई परख के बारे में कुछ और भी कहना चाहता हूं। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊं, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूं या आपके सुझावों पर चर्चा करूं, तो आप हमारे चैनल के साथ खास तरह से जुड़ सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनते हैं, तो आप मेरी वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएंगे। आपकी बातों का मैं जवाब दूंगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूंगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।